जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम वितान भाग 2 कक्षा 12वीं से पहला चैप्टर सिल्वर वेल्डिंग पढ़ेंगे, जो मनोहर श्याम जोशी की प्रसिद्ध कहानी है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति पांडे के लिए इस कहानी की व्याख्या समरी के रूप में लेकर प्रस्तुत हूँ। सिल्वर वेल्डिंग अर्थात शादी की 25वीं सालगिरह, इसी को आधार बनाकर ये कहानी लेखक ने लिखी है, जिसमें 2 पीढ़ियों के अंतराल और वैचारिक मतभेद के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है। मैं कुछ विशेष बिंदुओं के आधार पर इसे बहुत आसान तरीके से आपको समझाती हूँ। इस पाठ के मुख्य चरित्र यशोधर पंत 2 जुमले इस्तेमाल करते हैं, एक है जो हुआ होगा और दूसरा समहाउ इम्प्रॉपर। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले जीवन मूल्य कहीं ना कहीं घिसते चले जा रहे हैं। यही इस कहानी का मूल भाव है। जो हुआ होगा यानी पता नहीं क्या हुआ होगा, एक अनिर्णय की स्थिति है, और दूसरा है समहाउ इम्प्रॉपर। यशोधर बाबू एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। इसमें समहाउ इम्प्रॉपर का मतलब है कुछ ना कुछ गलत होना। वो इस जुमले का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे आजकल के नए विचारों के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। वे पुराने नियमों में कोई बदलाव भी नहीं चाहते हैं और वो अपना तकिया कलाम समहाउ इम्प्रॉपर बोलकर नए युग का विरोध करते हैं। यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराते हैं। वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर ये भी अनुभव करते हैं कि ऐसी खुशहाली किस काम की जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं सिल्वर वेल्डिंग पार्ट। यशोधर बाबू, जिन्हें वाइडी पंत कहा गया है, इस कहानी के प्रमुख पात्र, और इस कहानी के एक और प्रमुख पात्र हैं जिनका नाम है कृष्णानंद, जिन्हें यशोधर बाबू किशनदा कहा करते थे। किशनदा का उनकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव था और किशनदा उत्तरांचल गढ़वायु और कुमायूं क्षेत्र के रहने वाले थे और यशोधर बाबू भी वहीं के रहने वाले थे। किशनदा जब दिल्ली में नौकरी करने लगे तो उन्हीं के क्षेत्र में और भी लड़के वगैरह जो थे वो नौकरी की तलाश में आते, तो किशनदा अपने यहाँ रुकते। किशनदा कुंवारे थे, इसलिए सबको अपने घर में स्थान दे देते थे, उन्हें खाना वगैरह बनाने का काम दे देते थे, नौकरी भी लगवा देते थे। इसी तरह जब यशोधर बाबू मैट्रिक पास करके नौकरी की तलाश में आए तो उन्होंने उन्हें ठिकाना दिया और उनको नौकरी भी लगवाई, और इस तरह बहुत बड़ा योगदान था किशनदा का उनकी ज़िंदगी। तो कहानी शुरू होती है एक ऑफिस से। ऑफिस का सीन है सचिवालय में। वाईडी पंत अपने ऑफिस में हैं। 5:30 बज चुके हैं। 5 बजे तक का कार्यालय का समय होता है। और सबसे पहले मुख्य पात्र यशोधर पंत जी के बारे में जान लेते हैं कि यशोधर पंत जी किस तरह के व्यक्ति थे। पुरानी संस्कृति व सभ्यता को मानने वाले थे यशोधर बाबू, और इसी कारण यशोधर पंत का अपने परिवार में मतभेद भी रहता था, क्योंकि यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी है जो आधुनिकता के दौर में रंग चुकी है। पत्नी के सजने संवरने पर कई बार यशोधर बाबू अपनी पत्नी को चिढ़ाया करते थे। कभी उन्हें शाइनल बुढ़िया और कभी कहते बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे। इस तरह से वो उनको के 3 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा विज्ञापन कंपनी में कार्य करता है, दूसरा बेटा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तीसरा बेटा छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका जा चुका है, बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है और वह इसीलिए सारे विवाह में रुचि नहीं लेती है और विवाह प्रस्तावों को ठुकराती रहती है। यानी कि जो कोई भी विवाह का प्रस्ताव लेकर आता है वह उसे नापसंद कर देती है। और इस तरह से कहानी ऑफिस का सीन है कहानी के आरंभ में। और दफ्तर की घड़ी में 5:25 हो रहे हैं, जबकि यशोधर बाबू की घड़ी में 5:30 हो गए हैं। तो यशोधर बाबू सरकारी दफ्तर में अफसर थे। वे स्वभाव से जहाँ एक और थोड़े मजाकिया थे, वहीं थोड़ी कंजूस भी थे। और जैसे ही यशोधर बाबू से अन्य कर्मचारी घर चलने का आग्रह करने लगे
तो उन्होंने कहा कि दफ्तर की घड़ी भी तुम्हारी तरह सुस्त हो गई है। और उनमें से जो उस ऑफिस में एक व्यक्ति है जिसका नाम चड्डा है, यशोधर बाबू को उनकी घड़ी की ओर इशारा करके कहता है कि आपकी ये घड़ी चूनेदानी जैसे लगती है और अब इसे आप छोड़ दीजिए और नई डिजिटल घड़ी ले लीजिए। घड़ी की बात आते ही यशोधर बाबू ने कहा कि ये घड़ी उनकी शादी की सालगिरह शादी में मिली हुई थी। बातचीत के दौरान पता चला कि उनकी शादी कब हुई, किस तारीख को हुई, किस सन में हुई, और ये निकल कर आया कि आज तो उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है, यानी उनकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है। शादी की 25वीं सालगिरह के खास मौके पर सब लोग यशोधर बाबू को से पार्टी मांगने लगे, जिस पर उन्होंने केवल 25 रुपये ही निकाल कर दिए। क्योंकि वो कंजूस स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए। 25 रुपये में हमेशा बिरला मंदिर जाते थे, इसके बाद प्रवचन सुनते, फिर इसके बाद सब्जी लेते हुए अपने घर से के लिए निकलते। यानी कि 5:30 बजे ऑफिस ख़त्म होता और वो 8 बजे अपने घर पहुंचते। ये उनका रोज़ का नियम था। क्योंकि वे पैदल ही आते जाते थे। गोल मार्केट में उनका घर था। ऑफिस से 5:30 बजे निकलते और 8 बजे घर पहुंचते। यशोधर बाबू के कृष्णदा के भक्त थे। यशोधर बाबू जब कृष्णदा के बारे में सोचते हैं कि जब वे दिल्ली आए थे तब उनके पास नौकरी नहीं थी। उस वक्त कृष्णदा ने उन्हें अपने घर पर रखा और इतना ही नहीं, उन्हें रसोइये का काम भी दिया, घर भेजने के लिए पैसे भी दिए, कपड़े लत्ते के लिए भी पैसे दिए। कृष्णदा अविवाहित थे। वे पुरानी रीति रिवाज को बहुत मानते थे, अपनी संस्कृति से प्रेम भी करते थे, साथ ही सभी का ध्यान भी रखते थे और सभी का मार्गदर्शन भी करते थे। यशोधर बाबू कृष्णदा के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। वे उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। वे चाहते थे वे भी अविवाहित हों, लेकिन रिटायरमेंट का समय जब कृष्णदा का याद आता है तो वो अपनी इस भावना को रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि किस तरह अब जब वो कृष्णदा अपने रिटायरमेंट के बाद घर चले गए तो उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था और 1 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बीमारी के कारण वो ज़्यादा जी नहीं पाए। तो इस तरह से यशोधर बाबू को लगता है कि कृष्णदा बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन परिवार का होना भी बहुत ज़रूरी है। परिवार के साथ यशोधर बाबू की कभी नहीं बनती थी, क्योंकि बच्चे आधुनिक सोच के थे जबकि यशोधर बाबू पुरानी सोच के थे। यशोधर बाबू का 2 मंजिला मकान था जिसे तोड़कर नया मकान बनाया जा रहा था। बच्चे उन्हें सरकारी अफसर होने की बात कहकर उन्हें मकान बेचकर नया मकान लेने की बात भी करते, लेकिन वो पुरानी सोच के चलते वहीं रहना पसंद करते थे। तो इस तरह से यशोधर बाबू बच्चों की बात समझते नहीं थे। यशोधर बाबू जब भी परेशान होते तो प्रवचन सुनने चले जाते। एक दिन प्रवचन सुनते हुए प्रवचन के बीच में जनार्दन नाम आया तो उन्हें अपने बीमार जीजा जी की याद आ गई और वे घर आकर जब उन्होंने अपनी बहन जो अहमदाबाद में रहती थी, जिनके पति का नाम जनार्दन था, यशोधर बाबू अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने अपने बच्चों से अपनी बहन को पैसे भेजने की बात कही तो बड़े बेटे ने मना कर दिया, जिनका उन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि वे अपनी बहन को पैसे भी देते थे और उसकी मदद भी करते थे। यशोधर बाबू एक सामाजिक प्राणी थे। वे पुराने संस्कारों को संभाल कर रखना चाहते थे। उनका मानना था कि मुश्किल वक्त में सगे संबंधी ही काम आते हैं और इसीलिए वो समहाउ इम्प्रॉपर जुमले का प्रयोग किया करते थे। जब उन्हें कुछ उचित नहीं लगता था तो वो कहते थे समहाउ इम्प्रॉपर। तो इस तरह से वे बात बात पर इस जुमले का प्रयोग किया करते थे। यशोधर बाबू अपनी सिल्वर वेडिंग के दिन जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर कारें खड़ी हुई हैं, काफ़ी चहल पहल है, भीड़ भाड़ है, घर सजा हुआ है, मेहमानों को बड़ा बेटा भूषण विदाई दे रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब वे घर के अंदर पहुँचे तो देखा कि घर उपहारों से भरा पड़ा है। तो उन्होंने पूछा ये सब क्या हो रहा है। बेटे ने कहा आपकी शादी की सालगिरह है, उसकी पार्टी है। यशोधर बाबू ने पूछा ये कब से मनाई जा रही है। तो बेटे ने कहा जब से आप ऑफिसर बने हैं। तो यशोधर बाबू को बड़ा ख़राब लगता है कि बेटे ने कहा पिताजी ऐसी पार्टी होती है। यशोधर बाबू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ बोले नहीं, चुपचाप देखते रहे कि उन्हें बहुत बुरा लगा कि उनको बताए बिना पार्टी हो रही है घर में और उन्हें ये कुछ पता भी नहीं है। यशोधर बाबू ने चुपचाप केक भी काटा, मेहमानों के जाने का इंतज़ार भी किया। जब सारे मेहमान चले गए तो उन्होंने जब तक चले नहीं गए तब तक वे अपने कमरे में बैठकर पूजा पाठ करते रहे। मेहमान जाने के बाद वो नीचे आए और उपहारों को देखा। इन उपहारों में एक उपहार बहुत बड़ा था। यशोधर बाबू मेहमानों के जाने के बाद बेटे ने अपना उपहार खोलकर पिता को दिखाते हुए कहा कि यह मैं आपके लिए वस्त्र लाया हूँ, ऊनी गाउन लाया हूँ। जब आप दूध लेने जाएं तब इसे पहन कर जाया करें। बप्पा आप फटा गाउन पहन कर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता।
यशोधर बाबू को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि बेटा ये कहेगा कि अब आप दूध लेने मत जाया करिए, मैं खुद दूध ले आया करूँगा। बेटे ने उन्हीं उपहारों को देकर उन्हें कहा कि ये पहनकर दूध लेने जाया करिए। ये बात उनको बहुत खल गई और उन्हें बहुत चुभ गई। ये सारी बातें विचार कर वो समझ नहीं आया उन्हें। यही वजह है कि वो परिवार से अलग अलग रहते थे, क्योंकि बच्चे आधुनिक संस्कृति के थे। यशोधर बाबू को बच्चों की एक बात समझ में नहीं आती थी और बच्चों को यशोधर बाबू की बात तो आपने देखा किस तरह अनेक जीवन मूल्यों में परिवर्तन आ चुके हैं। आजकल के लोग रिश्ते के महत्व भूलते जा रहे हैं। बच्चे माता पिता को उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं, और इस तरह जीवन मूल्यों में आए सभी परिवर्तनों को सही नहीं ठहराया जा सकता है। पाश्चात्य जीवन मूल्यों के इस बदलाव को एक सीमा तक ही ठीक कहा जा सकता है।